अस्सलाम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हमने जो है जैसे कि आज 3 नवंबर है, ठीक है। सो हमने आज लिपिड की केमिस्ट्री प्लस मेटाबॉलिज्म के टेस्ट रखा है, मैंने अनाउंसमेंट ग्रुप में कर दी है, ठीक है। सो मैं कोशिश करूँगी कि सारे लेक्चर प्रोवाइड कर सकूँ ताकि 10 PM पे हम अपना टेस्ट स्टार्ट कर सकें। लिपिड केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर मैंने प्रोवाइड कर दिए। अब मैंने मेटाबॉलिज्म के भी एक कीटोजेनेसिस का मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है लेक्चर। तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। तो व्हाट इज़ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्या जानते हैं आप फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन के बारे में। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि सारे लेक्चर प्रोवाइड कर सकूँ टेस्ट से पहले, और अगर नहीं भी हो सका आज तो फिर मैंने ग्रुप पे आप लोग को वो शेयर कर दिया है कि अगर आप लोग चाहें तो टेस्ट हम कल भी ले सकते हैं। तो आप उस मैसेज पे रिएक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह कल ले लेंगे टेस्ट। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कीटोजेनेसिस का मेटाबॉलिज्म, कीटोन बॉडीज़ का मेटाबॉलिज्म जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, वीडियो ग्रुप में भी शेयर कर दी है दोबारा से। सो आप लोग देख लीजिएगा। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, द फैटी एसिड इन दी बॉडी आर मोस्टली ऑक्सीडाइज बाय बीटा ऑक्सीडेशन। सो आपको पता होना चाहिए कि जो फैटी एसिड होते हैं ना, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल मीन ग्लाइसरोल मिल के किसकी फॉर्मेशन करते हैं, लिपिड की फॉर्मेशन करते हैं ना। अब वो जो लिपोलाइसिस होती है, फ्री फैटी एसिड अलग हो जाते हैं, ग्लाइसरोल अलग हो जाता है, तो वो जो फ्री फैटी एसिड होता है ना, अब उसकी ऑक्सीडेशन पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि जब लिपोलाइसिस होती है ना, ये सब इंट्रोडक्शन है, ये सब आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो जाहिर सी बात है बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको ये पढ़ाने बैठ जाऊँगी तो टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो जब लिपोलाइसिस होती है तो जो ट्राइसाइल ग्लाइसरोल होता है ना, उसकी जब लिपोलाइसिस होती है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइसरोल में, और किस में, फ्री फैटी एसिड में। अब वो जो फ्री फैटी एसिड आए हैं ना थ्रू द रिएक्शन ऑफ लिपोलाइसिस, ठीक है। सो इस फ्री फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होने जा रही है, ठीक है। द फैटी एसिड इन द बॉडी आर मोस्टली ऑक्सीडाइज। तो ये जो फ्री फैटी एसिड है ये मोस्टली ऑक्सीडाइज होते हैं बॉडी में थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन। ये आपको पता होना चाहिए कि बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू इसकी ऑक्सीडेशन होती है। बीटा ऑक्सीडेशन में भी डिफाइन, बीटा ऑक्सीडेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं कि एज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ऑन द बीटा कार्बन एटम। जाहिर से बात है, एक सेंस की बात है कि यार बीटा ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, इसका मतलब बीटा कार्बन एटम पर ऑक्सीडेशन होने वाली है। जो ऑक्सीडेशन होगी ना फैटी एसिड, तो फैटी एसिड का जो बीटा कार्बन एटम होगा ना उस पे होगी ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस रिजल्ट इन द सीक्वेंशियल रिमूवल ऑफ अ 2 कार्बन फ्रैगमेंट एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अब ये बीटा ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में होता क्या है यार, इसके रिजल्ट में क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम फाइनली रिलीज आउट हो जाता है, ठीक है। तो अब भी मैंने आपको बताया कि इसको क्या कहते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। कहाँ पे होती है, बीटा कार्बन एटम पर होती है। क्या निकलता है इसके रिजल्ट में, जाहिर सी बात है पता तो होना चाहिए कि हम किस लिए कर रहे हैं, एसिटाइल कोएंजाइम चाहिए हमें, ठीक है। और एसिटाइल कोएंजाइम आपको पता है इसमें 2 कार्बन होते हैं, ठीक है। 2 कार्बन कंटेनिंग है ना एसिटाइल कोएंजाइम, तो इस वजह से कह रहे हैं कि 2 कार्बन फ्रैगमेंट। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन ये स्टेजेस एंड टिश्यूज़ में किस तरह से होती है ना, तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन्वॉल्व 3 स्टेजेस। अब ये बीटा ऑक्सीडेशन जो है ना, इसकी 3 स्टेजेस होती है। वो 3 स्टेजेस कौन सी होती है, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, सबसे पहले क्या होती है, एक्टिवेशन होती है फैटी एसिड की अकरिंग इन दी साइटोसोल, ठीक है। जो फैटी एसिड, जो फ्री फैटी एसिड होते हैं जो कि साइटोसोल में होते हैं, उनकी एक्टिवेशन होती है सबसे पहले, ठीक है। जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जो साइटोसोल में फ्री फैटी एसिड जो मिले होते हैं लिपोलाइसिस के थ्रू, ठीक है, ट्राइसाइल ग्लाइसरोल ब्रेकडाउन होती है ग्लाइसरोल और फ्री फैटी एसिड में, और फ्री फैटी एसिड साइटोसोल में होते हैं। फिर वो साइटोसोल में जब होते हैं तो उनकी एक्टिवेशन होती है। बीटा ऑक्सीडेशन के लिए उनकी एक्टिवेशन होना ज़रूरी है। तो एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड अकरिंग इन द साइटोसोल, उसके बाद जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड टू माइटोकॉन्ड्रिया। फिर वो जो एक्टिवेट फैटी एसिड होते हैं ना, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर,
ठीक है, सेकंड स्टेप ये हो गया बीटा ऑक्सीडेशन का। थर्ड स्टेप क्या होता है, जब वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाते हैं वो फैटी एसिड ना, एक्टिवेटेड फैटी एसिड, फिर क्या होता है बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो ये स्टेजेस थी फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना, अब देखें ये थोड़ा सा और इंट्रो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फैटी एसिड ऑक्सीडाइज बाय मोस्ट ऑफ द टिश्यू, फैटी एसिड ऑक्सीडाइज होते हैं मोस्ट ऑफ द टिश्यू के ज़रिए, ठीक है, जो बॉडी में होते हैं। और वो कौन से टिश्यू के ज़रिए, ब्रेन एरिथ्रोसाइट्स और एड्रिनल मेड्यूल। ये आपने याद रखना है कि जो ब्रेन है और जो एरिथ्रोसाइट है, आरबीसीज है और एड्रिनल मेड्यूला है, कैन नॉट यूटिलाइज, ये यूटिलाइज नहीं करते हैं फैटी एसिड को फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए ब्रेन एरिथ्रोसाइट और एड्रिनल मेड्यूला याद रखना है कि ये यूटिलाइजेशन नहीं करते फैटी एसिड की, बाकी तमाम मोस्ट ऑफ द टिश्यू जो है वो यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया बीटा ऑक्सीडेशन का, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है फैटी एसिड एक्टिवेशन सब जो है अच्छा, फिर आता है फैटी एसिड एक्टिवेशन। मैंने आपको स्टेजेस बता दी, अब हम एक एक स्टेज को जो है ना डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फैटी एसिड एक्टिवेशन, जो कि साइटोसोल में फैटी एसिड थे, उसकी एक्टिवेशन किस तरह से होगी, स्टेजेस तो आपने 3 स्टेजेस पढ़ लिए। फर्स्ट में क्या था, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन थी। सेकंड क्या था कि उन फैटी एसिड उन एक्टिवेटेड फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट किया जाना था माइटोकॉन्ड्रिया में। थर्ड क्या था, बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर होनी थी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये 3 स्टेजेस पढ़ी ना आप, ये भी मैंने आपको पढ़ाई, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फैटी एसिड एक्टिवेशन किस तरह से होती है, फैटी एसिड आर एक्टिवेटेड, फैटी एसिड एक्टिवेटेड होते हैं, किस तरह से एक्टिवेटेड होते हैं, क्या फॉर्म है एक्टिवेटेड की, टू एसाइल कोएंजाइम, अंडरलाइन कर लीजिएगा। फैटी एसिड आर एक्टिवेटेड टू एसाइल कोएंजाइम ए बाय थियोकाइनेज, कौन सा एंजाइम है, थियोकाइनेज की मदद से, या हम इसको क्या कह सकते हैं, एसाइल कोएंजाइम सिंथेटेज। जाहिर सी बात है एसाइल कोएंजाइम ए बना रहा है ना, तो जब एसाइल कोएंजाइम ए बना रहा है तो हम क्या कहेंगे एंजाइम को, कि एसाइल कोएंजाइम सिंथेटेज है, क्योंकि एसाइल कोएंजाइम बना है, ठीक है, या इसको हम थियोकाइनेज भी कह सकते हैं, ठीक है। द रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप, अब ये रिएक्शन अकर होता है 2 स्टेप्स में, और इसको क्या रिक्वायरमेंट होती है इस रिएक्शन की, एटीपी रिक्वायर होता है फॉर एनर्जी, कोएंजाइम ए की नीड होती है इसको, ठीक है। जाहिर सी बात है एसाइल कोएंजाइम ए लगाए ना तो कोएंजाइम ए की तो नीड होगी, ठीक है। इस तरह से रिलेट करके पढ़ा करें। और मैग्नीशियम 2+ की नीड होती है। अच्छा, फैटी एसिड रिएक्ट विद एटीपी, अब क्या होता है, जो फैटी एसिड होता है ना वो रिएक्ट करता है विद एटीपी, ठीक है, टू फॉर्म एसाइल एडिनाइलेट। सबसे पहले एसाइल एडिनाइलेट बनता है, क्योंकि ये 2 स्टेप में होने वाला है ना, इन्होंने यही बताया कि 2 स्टेप में होता है। तो फर्स्ट स्टेप में एसाइल एडिनाइलेट बनता है, विच देन कंबाइन विद कोएंजाइम में, और फिर वो एसाइल एडिनाइलेट जो है कंबाइन होता है सेकेंड स्टेप में कोएंजाइम ए के साथ, और क्या प्रोड्यूस करता है, एसाइल कोएंजाइम ए। 14.5 अगर मैं आपको फिगर में दिखाऊं, 14.5 ये देखें, ये फैटी एसिड था, ये कार्बन की लॉन्ग चेन है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इट्स अ फैटी एसिड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ये फैटी एसिड है, ठीक है। अब क्या हुआ, फैटी एसिड एटीपी के साथ मिला, ठीक है, मतलब ब्रेक किया, और बाय द हेल्प ऑफ थियोकाइनेज या एसाइल कोएंजाइम सिंथेटेज, ठीक है, इसकी मदद से जब फैटी एसिड एटीपी के साथ रिएक्शन किया इसने, तो क्या बना, एसाइल एडिनाइलेट, यही पढ़ा ना, एसाइल एडिनाइलेट बना। अच्छा, अब यहाँ पे 2 फॉस्फेट निकल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे 2 एटीपी यूज़ हो रहे हैं, मतलब ट्राई से ये मोनो में आ रहा है, तो वो जो मोनो में आ रहा है वो यहाँ पे लग गया, ठीक है, और ये फॉस्फेटेज की मदद से ये यूटिलाइजेशन हो गई, इस वजह से ये इरिवर्सिबल, ये अब आगे पढ़ेंगे। अच्छा, एसाइल एडिनाइलेट जो है अब ये बन गया, फर्स्ट 2 स्टेप में हो रहा है, देखिए फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। अब एसाइल एडिनाइलेट जो है कोएंजाइम ए के साथ इसने रिएक्ट किया, ये इसके साथ कंबाइन हुआ, ठीक है, कंबाइन होकर क्या बना लिया, एसाइल कोएंजाइम है। तो ये एक्टिवेटेड फॉर्म है किसकी, फैटी एसिड की। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फैटी एसिड इज कॉल्ड एसाइल कोएंजाइम ए या एसिटाइल कोएंजाइम ए, या और भी ऑप्शन होंगे। तो आपने क्या लगाना है, अगर आपने इस चैनल से पढ़ा है वर्ड टू वर्ड जैसे मैं समझा रही हूँ, तो आप सही ऑप्शन पे टिक करेंगे एसाइल कोएंजाइम में, ठीक है। आपको इसमें ये पता होना चाहिए क्या क्या यूज़ हो रहा है, एटीपी यूज़ हो रहा है, कोएंजाइम ए यूज़ हो रहा है, ठीक है, कौन से एंजाइम हो रहा है, थियोकाइनेज एसाइल कोएंजाइम सिंथेटेज, ठीक है, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, एसाइल एडिनाइलेट 2 स्टेप में हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ से एक्टिवेशन बता दी। अब यहाँ तक तो मैंने रीड करवा दिया था। इन दी एक्टिवेशन 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट आर यूटिलाइज,
पायरोफॉस्फेटेज के जरिए यूटिलाइज हो गए, ठीक है। सिंस एटीपी इज कन्वर्टेड टू फोस्फेट, ठीक है, इस वजह से एटीपी जो कन्वर्ट हो गया किसमें, पायरोफॉस्फेट में। द एंजाइम इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज हाइड्रोलाइज पायरोफॉस्फेट टू फोस्फेट। अब ये जो पायरोफॉस्फेट आया है ना, ये यूटिलाइज हो जाएगा किस में, ये यूटिलाइज हो जाएगा फोस्फेट में, ठीक है। अच्छा, द इमीडिएट एलिमिनेशन, ये सब अगर इतना याद ना भी रखे, लेकिन जिस पे मैं जोर दे रही हूँ ना बार बार, वो सब आपने याद रखना है। इमीडिएट एलिमिनेशन ऑफ पायरोफॉस्फेट मेक्स दिस रिएक्शन इरिवर्सिबल, ठीक है। दीज 3 डिफरेंट, मतलब ये जो फॉस्फेट निकल रहा है पायरोफॉस्फेट, तो ये इसको इरिवर्सिबल बनाता है। देखिए अभी आपने देखा ना कि ये इरिवर्सिबल था। अच्छा, 3 different thiokinases to activated long chain 10 to 20 कार्बन, ये इट्स नॉट हाई इम्पोर्टेंस, ठीक है। सो इसको स्किप करें, इतना कुछ खास नहीं है कि अगर 3 डिफरेंट थियोकाइनेस होते हैं जो कि एक्टिवेट करते हैं लॉन्ग चेन को, 10 से 20 कार्बन होते हैं, और मीडियम चेन जो होती है वो 4 से 12 कार्बन को करती है। शॉर्ट चेन लेस देन 4 कार्बन फैटी एसिड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। ये थियोकाइनेस की 3 डिफरेंट थियोकाइनेस बता रहे हैं, ठीक है, कि जो लॉन्ग होगा वो इतने कार्बन को करेगा, और जो मीडियम होगा वो इतने कार्बन को करेगा, और जो शॉर्ट होगा वो लेस देन 4 करेगा, ठीक है। इसको ना भी याद रखें तो ठीक है, स्किप करें इसको। अब ये आपने एक्टिवेट कर लिया, किस तरह से किया, फ्री फैटी एसिड कन्वर्ट हुआ एसाइल कोएंजाइम बाय द हेल्प ऑफ एसाइल कोएंजाइम सिंथेसिस थियोकाइनेज। 2 स्टेप में हुआ, एटीपी रिक्वायर्ड हुआ, कोएंजाइम में मैग्नीशियम रिक्वायर्ड हुआ, मैग्नीशियम 2+ की फॉर्म में, ठीक है। इंटरमीडिएट पहले एसाइल एडेनाइड्रेट बना, उसके बाद क्या बना, एसाइल कोएंजाइम में, ठीक है। मैंने दोबारा से रिवाइज करवा दिया, ठीक है। अब सेकंड देखिए, अब ये एक्टिवेट हो गया फ्री फैटी एसिड। अब सेकंड स्टेज क्या था कि ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एसाइल कोएंजाइम, ठीक है। अब हम इसको फैटी एसिड नहीं कह रहे हैं, क्योंकि फैटी एसिड एक्टिवेट हो गए ना फर्स्ट फॉर्म में, और एक्टिवेटेड फॉर्म क्या थी, एसाइल कोएंजाइम। अब हम इसको कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ एसाइल कोएंजाइम इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, कि जो एसाइल कोएंजाइम ए जो है ना, वो जो माइटोकॉन्ड्रिया में है, ये हमारा सेकंड स्टेप है, यही था ना। अच्छा, द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू फैटी एसिड। अब ये एसाइल कोएंजाइम में आया है, लेकिन ये है तो फैटी एसिड ही है ना, तो इस वजह से इसको फैटी एसिड कह रहे हैं कि भाई ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, माइटोकॉन्ड्रियल की 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर होती है, एक इनर होती है। तो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, ये आपको पता होना चाहिए, इनर, ठीक है, वो इम्परमेबल होती है, किसके लिए, फैटी एसिड के लिए, ठीक है, फैटी एसिड के लिए वो इम्परमेबल है। स्पेशलाइज कार्निथिन कैरियर सिस्टम, फिर क्या होता है, एक सिस्टम होता है स्पेशलाइज, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्निथिन कैरियर सिस्टम या कार्निथिन शटल। इस सिस्टम को याद रखिएगा, जो मैं बता रही हूँ ना, ये एज MCQs आ सकते हैं। ऑपरेट टू ट्रांसपोर्ट एक्टिवेटेड फैटी एसिड, जो कि क्या करता है, ये सिस्टम ये ऑपरेट होता है ताकि ट्रांसपोर्ट किया जा सके एक्टिवेटेड फैटी एसिड। एक्टिवेटेड फैटी एसिड मीन एसाइल कोएंजाइम है, ठीक है। इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके फ्रॉम साइटोसोल से कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, क्योंकि एसाइल कोएंजाइम भी साइटोसोल में है ना। अब इसको माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाना है, और वो उसको इजाज़त नहीं दे रहा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इम्परमेबल है। तो कार्निथिन कैरियर सिस्टम आया, वो कह रहा है भाई मैं एक सिस्टम हूँ और मैं आपको अंदर लेके जा सकता हूँ, ठीक है, जिसे कार्निथिन शटल भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, एक्टिवेटेड फैटी एसिड कोएंजाइम को साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करेगा, और ये अकर होता है कितने स्टेज में, 4 स्टेप्स होते हैं इसके। ये जो कार्निथिन कैरियर सिस्टम है ना, ये इसको जो साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जा रहा है, तो इसके 4 स्टेप होते हैं। वो 4 स्टेप कौन से होते हैं, फर्स्ट देखें, एसाइल कोएंजाइम में या एक्टिवेटेड फैटी एसिड कह लें, ठीक है, सॉरी एसाइल ग्रुप, ठीक है, एसाइल कोएंजाइम में एक्टिवेटेड फैटी एसिड कह लें। अच्छा, अब ये जो एसाइल कोएंजाइम का एसाइल ग्रुप है, ठीक है, ये एसाइल ग्रुप है और ये हमारा कोएंजाइम है, एसाइल कोएंजाइम कह रहे हैं ना। अब इसका एसाइल ग्रुप और एसाइल कोएंजाइम ए इस ट्रांसफर, वो ट्रांसफर हो जाता है किस पर, कार्निथीन पर ट्रांसफर हो जाता है। और कार्निथीन का दूसरा नाम याद रखिएगा, बीटा हाइड्रोक्सी गामा ट्राइमिथाइल अमाइनो ब्यूटरेट। ये नाम आपने याद रखना है, ये एज MCQs आ जाता है कि कार्निथीन का दूसरा नाम क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी गामा ट्राइमिथाइल अमाइनो ब्यूटरेट। देखें, मैं टेस्ट बनाऊंगी तो मैं MCQs बहुत टफ दूंगी, तो इसलिए इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे ना तो सारे MCQs यही आने, और इंशाल्लाह आपके जो एग्ज़ाम होगा ना फाइनल, उसमें भी यही आएंगे, ठीक है। तो कार्निथीन का दूसरा नाम ये है, आपने याद रखना है। अच्छा, क्या करता है, एसाइल कोएंजाइम अपना एसाइल ग्रुप इस पर ट्रांसफर कर देता है कार्निथीन पर,
कार्निथीन कैरियर सिस्टम है ना, तो कार्निथीन पर इसने अपना एसाइल ग्रुप ट्रांसफर कर दिया, कैटालाइज। और ये जो ट्रांसफर है ये किसकी, कौन से एंजाइम की मदद से हो रहा है, तो ये कैटालाइज हो रहा है बाय कार्निथीन एसाइल ट्रांसफरेज 1। ये एंजाइम आपने याद रखना है कि इस एंजाइम की मदद से एसाइल को एंजाइम अपना एसाइल ग्रुप कार्निथीन के ऊपर ट्रांसफर कर पा रहा है, ठीक है। प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, उसकी जो आउटर सरफेस है, ठीक है, उस पे ये एंजाइम प्रेजेंट होता है कार्निथीन एसाइल ट्रांसफरेज 1। इस वजह से ये काम कर सकता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर इनर होता तो फिर तो ये काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये एसाइल को एंजाइम तो बाहर पड़ा हुआ है, तो ये भी बाहर होगा ना जब भी तो काम कर रहा है, एक सेंस की बात है। द एसाइल कार्निथीन इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। अब क्या हुआ, एसाइल कार्निथीन बन गया। जब एसाइल ग्रुप कार्निथीन पे ट्रांसफर हुआ बाय द हेल्प ऑफ कार्निथीन एसाइल ट्रांसफरेज 1, तो क्या बन गया, एसाइल कार्निथीन बन गया। मैं एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग को फ़ौरन याद हो जाए, ठीक है। एसाइल कार्निथीन बन गया। अच्छा, अब ये एसाइल कार्निथीन ट्रांसपोर्टेड होगा अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। अब ये एसाइल कार्निथीन एबल है कि ये क्या करे, ये ट्रांसपोर्ट हो सके अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। अक्रॉस दी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हो गया टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चला गया, ठीक है, बाय स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन के थ्रू, ठीक है। अच्छा, अब ये एसाइल कार्निथीन जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में गया तो फिर इसके साथ क्या हुआ, कार्निथीन एसाइल ट्रांसफरेज 2 एंजाइम वहाँ पे मौजूद था इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे कार्निथीन एसाइल ट्रांसफरेज 1 था, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल के इनर सरफेस पे कार्निथीन एसाइल ट्रांसफरेज 2 है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, फाउंड ऑन द इनर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये क्या करेगा, जो एसाइल कार्निथीन अंदर आया है ना, ये एंजाइम इसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा एसाइल कार्निथीन को, किसमें, एसाइल कोएंजाइम में। वापसी जिस फॉर्म में ये पहले था ना, उसी में कन्वर्ट कर देगा। एसाइल कार्निथीन को दोबारा से एसाइल कोएंजाइम में और कार्निथीन में कर देगा, और कार्निथीन क्या करेगा, दोबारा से क्या करेगा, रिटर्न हो जाएगा साइटोसोल की तरफ, ताकि वो दोबारा से रीयूज़ हो सके। किस तरह से, दोबारा से एसाइल कोएंजाइम साइटोसोल से आएगा और एसाइल ग्रुप ट्रांसफर करेगा, एसाइल कार्निथीन बनेगा, फिर एसाइल कार्निथीन फिर अंदर आएगा, फिर ये एसाइल कार्निथीन एसाइल ट्रांसफरेज 2 को कन्वर्ट करेगा फिर से एसाइल कोएंजाइम में, और कार्निथीन फिर वो रिटर्न हो जाएगा। तो ये सारी इस तरह से चलती रहेगी। अब हमने एसाइल कोएंजाइम को फाइनली, जो हमारा एक्टिवेटेड फ्री फैटी एसिड था, वो जो है सक्सेसफुली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ गया है बाय द हेल्प ऑफ कौन सा सिस्टम था, कार्निथीन कैरियर सिस्टम या कार्निथीन शटल, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये डायग्राम भी होगी यार इसकी 14.6 में रेफ़र कर रहे हैं कि डायग्राम देख लें। मैं आपको डायग्राम से दिखा दूंगा, वैसे मैंने जैसे समझाया है, डायग्राम देखने की भी नीड नहीं। अच्छा, ये देखिए, ये साइटोसोल है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ठीक है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये देखें, ये साइटोसोल में पड़ा हुआ है कार्निथीन, ये एसाइल कोएंजाइम में है, ठीक है। इसने क्या किया, अपना एसाइल ग्रुप, ये जो एसाइल ग्रुप था ना इसका, ये वाला एसाइल ग्रुप, ये इसने ट्रांसफ़र कर दिया कार्निथीन पर बाय द हेल्प ऑफ कार्निथीन एसाइल ट्रांसफरेज 1, जो कि साइटोसोल में था एंजाइम, इसकी मदद से। तो क्या हुआ, कोएंजाइम में तो ये बाहर निकल जाएगा और ये एसाइल कार्निथीन बन गया, ठीक है। ये कार्निथीन यहाँ पे अटैच हो गया। अब ये एसाइल कार्निथीन क्या हुआ, अच्छा, तो ये जो है एसाइल कार्निथीन एसाइल ट्रांसफरेज 1 की मदद से जो है इसने अपना एसाइल ग्रुप, एसाइल कोएंजाइम ने अपना एसाइल ग्रुप कार्निथीन के ऊपर ट्रांसफ़र किया, ठीक है, और कोएंजाइम रिलीज़ हुआ और क्या बना, एसाइल कार्निथीन बना। एसाइल कार्निथीन जो है अब एबल है कि वो इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्या कर सके, पास कर सके। तो ये एसाइल कार्निथीन ने क्या किया, कैरियर प्रोटीन के थ्रू जो है ये एसाइल कार्निथीन अंदर आ गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ गया। अब क्या हुआ, वहाँ यहाँ पे एक दूसरा था कार्निथीन एसाइल ट्रांसफरेज 2, ठीक है। इसकी मदद से क्या हुआ, एसाइल कार्निथीन जो है एसाइल कोएंजाइम में ए में और कार्निथीन में कन्वर्ट हो गया दोबारा से, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे कोएंजाइम ए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में था, तो वो कोएंजाइम ए जो है इस एसाइल ग्रुप के साथ मिलके जो है एसाइल कोएंजाइम बना लिया, और कार्निथीन दोबारा से रिटर्न हो जाएगा, साइटोसोल की तरफ से चला जाएगा, और फिर ये दोबारा से दूसरे सेल कोएंजाइम के साथ कंबाइन होके बाय द हेल्प ऑफ कार्निथीन एसाइल ट्रांसफरेज 1, और फिर ये साइकिल चलेगी, ठीक है। ये स्टेप प्रोसीड होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ये अपने एंजाइम के नाम याद रखने हैं, ठीक है, कौन सा कैरियर सिस्टम होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये सब जो है मैंने काफ़ी 2-3 दफ़ा जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने रिपीट करवाया। तो हमने 2 स्टेप देख लिए। फर्स्ट, एक्टिवेटेड फ्री फैटी एसिड किस तरह से होता है साइटोसोल में, ठीक है,
कौन सी फॉर्म होती है, साइक्लोएंजाइम एक्टिवेटेड फॉर्म है फ्री फैटी एसिड की, फिर किस तरह से वो ट्रांसपोर्ट होती है, कौन सा सिस्टम होता है, कैंटिंग शटल सिस्टम होता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड मीन साइक्लोएंजाइम को इनटू माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब हम थर्ड स्टेप देखेंगे। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है? ठीक है, ये स्टेप तो हमने देख लिया, कौन सा वाला, ट्रांसपोर्ट ऑफ एसाइल कोएंजाइम इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, ये स्टेप तो हमने देख लिया। अब हमने क्या देखना है, सेकंड स्टेप। अच्छा, इट शुड बी नोटेड, आपने क्या नोट किया इस सिस्टम में, इस कार्निथिन शटल सिस्टम में आपने नोट किया कि कोएंजाइम ए यूज हो रहा है फॉर एक्टिवेशन के लिए, इज डिफरेंट फ्रॉम दी वन, ठीक है, डेट फाइनली कंबाइन विद फैटी एसिड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, टू फॉर्म एसाइल कोएंजाइम में। आपने यही किया नोट के कोएंजाइम क्या हो रहा है, एक्टिवेशन के लिए, फॉर एक्टिवेशन यूज हो रहा है एक्टिवेशन के लिए, ठीक है। सो क्या हुआ कि विद फैटी एसिड के साथ वो मिल जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में आपने देखा, ठीक है, टू फॉर्म क्या बना लिया, एसाइल कोएंजाइम दोबारा से बना लिया था। द सेल हैज़ टू सेपरेट पूल्स, तो आपने क्या देखा कि सेल के पास दो सेपरेट पूल्स है, एक साइटोसोलिक है और दूसरा माइटोकॉन्ड्रियल है। यही था ना कैरियर कैंटिन शटल सिस्टम में कि एक साइटोसोलिक था, एक माइटोकॉन्ड्रियल था ऑफ कोएंजाइम ए, मतलब कोएंजाइम ए के लिए कोएंजाइम ए बाहर रिलीज होता है साइटोसोल में, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा कोएंजाइम के साथ तो मिलकर एसाइल कोएंजाइम में बना लिया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेल के पास सेपरेट पूल्स होते हैं, साइटोसोलिक और माइटोकॉन्ड्रियल ऑफ कोएंजाइम ए के लिए, ठीक है। अच्छा, इनहिबिटर अगर मैं बताऊं, कार्निथिन शटल के इनहिबिटर क्या है, ठीक है, तो कार्निथिन एसाइल ट्रांसफरेज 1 इज इनहिबिटेड। जाहिर सी बात है, कार्निथिन शटल सिस्टम या कार्निथिन सिस्टम जो है, ठीक है, ये इसका फर्स्ट एंजाइम क्या था, कार्निथिन एसाइल ट्रांसफरेज 1 था ना, जो कि साइटोसोल में था। अगर वो इनहिबिट हो जाएगा तो वो सिस्टम ही प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से वो इनहिबिट होगा, इनहिबिशन में हम उसी का पढ़ेंगे। देखें, ये जो कार्निथिन शटल था, ये एसाइल कार्निथिन एसाइल ट्रांसफर 1 से स्टार्ट हो रहा था ना, कि एसाइल कोएंजाइम अपना एसाइल ग्रुप कार्निथिन पर ट्रांसफर करेगा बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम। तो अगर हम इसको इनहिबिट कर देंगे तो ये पूरी साइकिल, ये पूरा सिस्टम स्टॉप हो जाएगा, है ना। तो अब इसकी इनहिबिशन पढ़ेंगे, किसकी, कार्निथिन एसाइल ट्रांसफरेज 1 की इनहिबिशन। सो इनहिबिटर ऑफ कार्निथिन शटल क्या है, कार्निथिन एसाइल ट्रांसफरेज 1 इज इनहिबिटेड बाय मेलोनिन कोएंजाइम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसकी मदद से ये इनहिबिट होता है, मेलोनिल कोएंजाइम ए, आ की मेटाबोलाइट इन्वॉल्व इन फैटी एसिड सिंथेसिस। अभी आपने फैटी एसिड सिंथेसिस मैंने नहीं पढ़ाई, मैं अभी ऑक्सीडेशन पढ़ा रही हूँ। तो ये फैटी एसिड सिंथेसिस का एक क्या है, एक मेटाबोलाइट है मेलोनिन कोएंजाइम। खुद सोचे, जब सिंथेसिस हो रही होगी तो मेलोनिन कोएंजाइम की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी ना। जब ज़्यादा होगी तो उसको इनहिबिट करेगा, ठीक है, कि की मेटाबोलाइट इन्वॉल्व इन फैटी सिंथेसिस डेट अकर इन साइटोसोल, जो कि कहाँ पे होगा, मेलोनिन कोएंजाइम साइटोसोल में होगा। जाहिर सी बात है, ये एंजाइम भी साइटोसोल में, तो इसको भी साइटोसोल में ही होना चाहिए ना इनहिबिशन के लिए, एक सेंस की बात है जस्ट। इन अदर वर्ड, व्हाइल द फैटी एसिड सिंथेसिस इन दी प्रोग्रेस, ठीक है, अगर फैटी एसिड की सिंथेसिस प्रोग्रेस में, मतलब वो चल रही है, तो हाई कंसंट्रेशन होगी जाहिर से मेलोनिन कोएंजाइम ए की, जब भी मैंने अभी बताया, ठीक है, डी ऑक्सीडेशन डज नॉट ऑकर। तो जाहिर सी बात है, जब एक जगह सिंथेसिस हो रही है फैटी एसिड की, तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऑक्सीडेशन भी हो, है ना। फैटी एसिड की सिंथेसिस हो रही है, फैटी एसिड बन रहा है, तो इसका मतलब कि क्या है, ऑक्सीडेशन की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब फैटी एसिड सिंथेसिस होगा, उसका एक मेटाबोलाइट मेलोनिन कोएंजाइम बढ़ता जाएगा। जब वो बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि उसको अभी फिलहाल एनर्जी की नीड नहीं है, क्योंकि मेलोनिन कोएंजाइम बन रहा है। तो मेलोनिन कोएंजाइम इसको इनहिबिट कर देगा, कार्निथिन एसाइल ट्रांसफरेज 1, जिसकी वजह से वो जो है एसाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और वो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि हाई कंसंट्रेटेड मेलोनिन कोएंजाइम दी ऑक्सीडेशन डज नॉट अकर सिंस कार्निथिन शटल इज इम्पेयर्ड, मतलब रुक जाएगी, ठीक है। सो ये आपने इसका मेलोनिन कोएंजाइम याद रखना है। तो पूरी मैंने कहानी बताई है, ये इसलिए बताई ताकि आपको मेलोनिन कोएंजाइम याद रह सके, ठीक है। और बाकी अच्छे समझ आएगा जब मैं फैटी सिंथेसिस पढ़ाऊंगी ना। वैसे अभी मैंने काफ़ी सही समझाया है ताकि आप लोग को याद रह सके ना। अच्छा, अब हमने क्या देखना है, अब हमने थर्ड स्टेप देखना है। इसका थर्ड स्टेप क्या था, बीटा अब माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया एसाइल कोएंजाइम में, जो फ्री एक्टिवेटेड फैटी एसिड था वो आ गया फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया में बाय द हेल्प ऑफ कार्निथिन शटल सिस्टम, ठीक है। तो अब क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर होगी उसकी। तो थर्ड स्टेप में हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर होगी, ठीक है। ईच साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन लिबरेटिंग अ 2 कार्बन यूनिट,
एसिटाइल कोएंजाइम, मैंने आपको बताया था एसिटाइल कोएंजाइम इज अ 2 कार्बन यूनिट, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ईच साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, हर साइकिल जो होगी ना बीटा ऑक्सीडेशन की, उसमें 2 कार्बन यूनिट लिबरेट होंगे एसिटाइल कोएंजाइम के, ये आपको पता होनी चाहिए, इसको अंडरलाइन कर ले, ठीक है। इन सीक्वेंस ऑफ 4 रिएक्शन, 4 रिएक्शन होते हैं इस बीटा ऑक्सीडेशन के, 4 रिएक्शंस होते हैं। 4 रिएक्शन किस तरह से, अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं, ठीक है, तो वो ट्रिक ये है कि फर्स्ट होती है, देखें 4 रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन, सेकंड होता है हाइड्रेशन, थर्ड होता है ऑक्सीडेशन और फिर क्लीवेज होता है, ठीक है। तो इसमें जो है आप ये एक ट्रिक बता रही हूँ मैं, ओ हॉट, ताकि इसके रिएक्शन के स्टेप आपको याद रह सके। ओ यार ये ठीक क्या बना दिया, ठीक है अब ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि बीटा ऑक्सीडेशन, ईच साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन की 4 रिएक्शन है, ठीक है। कौन से, पहला क्या है ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या है हाइड्रेशन, और फिर क्या है, फिर ऑक्सीडेशन है, फिर क्या है थियोलाइटिक क्लीवेज होगी, ठीक है, थियोलाइटिक क्लीवेज होगी, T4 थियोलाइटिक, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको रिएक्शन याद हो जाएंगे, O4 ऑक्सीडेशन, H4 हाइड्रेशन, O4 ऑक्सीडेशन, फिर T4 क्लीवेज मीन थियोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। सो ये बीटा ऑक्सीडेशन के 4 रिएक्शन है। ईच साइकिल ऑफ, अब ये बीटा ऑक्सीडेशन की जो साइकिल है ना, ईच साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, उसमें 2 कार्बन यूनिट लिबरेट होंगे एसिटाइल कोएंजाइम, जाहिर सी बात, एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन यूनिट होते हैं, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए। अब फर्स्ट देखते हैं हम, O मतलब फर्स्ट स्टेज ऑक्सीडेशन है, इसमें क्या होगा, एसाइल कोएंजाइम अंडरगो डीहाइड्रोजनेशन, एसाइल कोएंजाइम की क्या होगी, डीहाइड्रोजनेशन होगी। डीहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन रिमूव होगा बाय एन एफएडी डिपेंडेंट फ्लेवो एंजाइम, ठीक है। मतलब वो एंजाइम जो होगा ना वो एफएडी डिपेंडेंट होगा, ठीक है। और वो कौन सा एंजाइम है, एसाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज, एसाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज की मदद से एसाइल कोएंजाइम के हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और वो एफएडी डिपेंडेंट होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड इज फॉर्म, जब वो हाइड्रोजन रिमूव होंगे, डीहाइड्रोजनेशन जब भी होती है तो क्या होता है, केमिस्ट्री पढ़ी होगी ना आप लोगों ने, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन, ठीक है। ये अल्फा बीटा मतलब 2 सेकेंड और थर्ड कार्बन के बिटवीन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको ये साइकिल से दिखा दूंगी स्टेप, ये पहले मैं आपको पढ़ा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, दिखा ही देती हूँ साथ में वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये इसकी डायग्राम कहाँ पे मेंशन किया है, ये देखें, ये तो आपने देख लिया ना, फैटी एसिड और ये एसाइल कोएंजाइम है, ये तो वो एक्टिवेटेड फॉर्म बता रहे हैं। अभी कांटिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए जो है अंदर आ गया एसाइल कोएंजाइम। अब ये हम पढ़ रहे बीटा प्रोपर ऑक्सीडेशन। अब क्या हुआ, एसाइल कोएंजाइम ए है, ये एसाइल कोएंजाइम में डीहाइड्रोजिनेज की मदद से इसके जो है हाइड्रोजन, एक यहाँ से हाइड्रोजन गया, एक यहाँ से हाइड्रोजन गया। जब अल्फ़ा, देखिए ये कार्बोक्स, ये जो है ना, ये अल्फ़ा नहीं होता, जो बराबर में है इसका ये अल्फ़ा कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन होगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का वो अल्फ़ा नहीं होगा, उसके बराबर में अल्फ़ा होगा, तो अल्फ़ा और बीटा में डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, एक हाइड्रोजन से गया, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। सो अब ये क्या हुआ, एसाइल कोएंजाइम किस में आ गया, इनोल कोएंजाइम, इनोल मतलब डबल बॉन्ड है, डेल्टा 2 ट्रांस इनोल कोएंजाइम ए, ठीक है। अच्छा, बाय द हेल्प ऑफ एसाइल कोएंजाइम डीहाइड्रोजिनेज, और ये एसाइल कोएंजाइम डीहाइड्रोजिनेज मैंने आपको बताया कि ये एफएडी डिपेंडेंट है, ठीक है। एफएडी डिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये एफएडी से एफएडीएच2 हो जाएगा, जो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकले थे वो एफएडी ने ले लिए और एफएडीएच2 बन गए। अब ये एफएडीएच2 एबल है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाए और 2 एटीपी वहाँ से प्रोड्यूस कर ले, ठीक है। 2 एटीपी आपको यहाँ से मिल गए। उसके बाद ये जो डेल्टा 2 ट्रांस इनोल कोएंजाइम ए है ना, अब ये बाय द हेल्प ऑफ इनोल कोएंजाइम है हाइड्रेटेज, सेकेंड रिएक्शन क्या था, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ना, ओ हॉट, O4 ऑक्सीडेशन हो गई, ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे हुई है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मीन डीहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो डीहाइड्रोजिनेशन हो गई, एसाइल कोएंजाइम डीहाइड्रोजिनेज, तो ये ऑक्सीडेशन हो गई। अब सेकंड क्या है, ओ हॉट, H4 हाइड्रेशन, यहाँ पे क्या होनी है, हाइड्रेशन मीन एडिशन ऑफ वाटर होगा ना, तो एसाइल कोएंजाइम हाइड्रेटेज आएगा और ऐड होगा वाटर। जब ऐड होगा वाटर तो हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन यहाँ लगेगा,
ठीक है, लग गया, CH2 हो गया, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ लगेगा तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया। तो अब ये डेल्टा 2 ट्रांस इनोल कोएंजाइम ए से किस में चेंज हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। देखें ये बीटा है ना, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हम इसे क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो इनोल कोएंजाइम ए से ही कन्वर्ट हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए में बाय द हेल्प ऑफ इनोल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेस की मदद से। ठीक है, अब क्या हुआ, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए जो है फर्दर किस में जाएगा, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में बाय द हेल्प ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में, जो इसका नाम है, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज। क्योंकि यहाँ पे फिर से क्या होनी है, ऑक्सीडेशन हो रही है। वो ट्रिक आपको याद होगी, ओ हॉट, तो दोबारा से ऑक्सीडेशन होगी, और यही बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए ही होनी है, तो वही लगा दे नाम और डिहाइड्रोजिनेज लगा दे। अब यहाँ पे जब इसकी जो ऑक्सीडेशन होगी तो क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और ये हाइड्रोजन जाएगा। जब ये दोनों हाइड्रोजन जाएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो कीटो ग्रुप बन गया ना, ये कीटो ग्रुप बन गया। और ये जो है ये वाला ये NAD डिपेंडेंट होता है। जब NAD डिपेंडेंट होता है तो यहाँ से जो दो हाइड्रोजन निकले थे वो इस NAD ने ले लिए, तो NAD के जो हाइड्रोजन पॉजिटिव बन गया और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गया और 3 ATP की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अब आपको थर्ड स्टेप में क्या मिल गया, 3 ATP मिल गया। अब यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम से ये क्या बन गया, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम, क्योंकि बीटा उस पर कीटो ग्रुप आ गया डिहाइड्रोजिनेशन के थ्रू, ऑक्सीडेशन के थ्रू। ठीक है, अब बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए क्या करेगा, थ्यूलेज की मदद से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसाइल कोएंजाइम ए में और एसिटाइल कोएंजाइम ए में। थ्यूलेज, ठीक है, मतलब इसकी जो है ब्रेकडाउन हो जाएगी, कोएंजाइम ए ऐड होगा, ठीक है, एसाइल कोएंजाइम ए अलग हो जाएगा और एसिटाइल कोएंजाइम ए अलग हो जाएगा। अब देखिए ये एक साइकिल चली है बीटा ऑक्सीडेशन की और हमें एक एसिटाइल कोएंजाइम मिल गया, जो कि इसमें कितने एसिटाइल कोएंजाइम कितने 2 कार्बन यूनिट है। ठीक है, पता है आपको। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम एक क्रेब्स साइकिल में जाएगा और वहाँ से एनर्जी प्रोडक्शन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ठीक है, कि एक साइकिल के चलने में आपको एक एसिटाइल कोएंजाइम मिला है। तो अब जो है, अब इसकी इस तरह से ये जो चेन है ना, ये इस तरह से कम होती जाएगी। ठीक है, एसिटाइल को जब तक इसकी ये चेन ख़त्म ना हो जाती ना, ये एसाइल कोएंजाइम दोबारा से रिपीट करेगा यहाँ से और ये चलती रहेगी। ठीक है, जब तक कि पूरी चेन इसकी ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, ये डिपेंड करता है, जैसे कि पाल्मेटिक एसिड जो है 16 कार्बन होते हैं तो वो 7 दफ़ा चलेगी उसकी बीटा ऑक्सीडेशन की साइकिल। ठीक है, तो ये कंपाउंड पे डिपेंड करता है कि यार वो कितने कार्बन कंटेनिंग है। ठीक है, वो अभी इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने आपको बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर पूरी बता दी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं अभी आपको एक दफ़ा पढ़ा देती हूँ। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेप तो मैंने बता दिया था। अब हाइड्रोजन स्टेप देखें, इनोल कोएंजाइम हाइड्रेटेज आया था। ठीक है, हाइड्रेशन हुई थी, डबल बॉन्ड किस में चेंज हो गया था, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए में। फिर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुई, बीटा हाइड्रोक्साइल कोएंजाइम किस में हो गया, बीटा हाइड्रोक्साइल एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज कैटेलाइज किया। सेकंड ऑक्सीडेशन हुई, क्योंकि फर्स्ट ऑक्सीडेशन तो फर्स्ट स्टेप में हुई थी, थर्ड स्टेप में सेकंड ऑक्सीडेशन हुई और जनरेशन हुआ NAD और 3 ATP मिले। ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में। ये सब आप खुद भी पढ़ सकते हैं। फाइनल रिएक्शन क्या था, बीटा ऑक्सीडेशन हुई, इन बीटा ऑक्सीडेशन लिबरेशन ऑफ 2 कार्बन फ्रेगमेंट। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन का जो फाइनल रिएक्शन था ना बीटा ऑक्सीडेशन का, उसमें क्या हुआ, 2 कार्बन फ्रेगमेंट एसाइल कोएंजाइम रिलीज हो गए थे। ठीक है, किससे, एसाइल कोएंजाइम ए से, एसाइल कोएंजाइम ए से। ठीक है, दिस अकर बाय थियोलाइटिक क्लीवेज कैटेलाइज, ये थ्यूलेज के लिए या थियोलाइटिक क्लीवेज के लिए। ठीक है, बाय कीटो एसाइल कोएंजाइम थ्यूलेज भी कह सकते हैं और सिंपली थ्यूलेज भी कह सकते हैं। ठीक है, सो द न्यू एसाइल कोएंजाइम कंटेनिंग 2 कार्बन लेस देन द ओरिजिनल। तो जो न्यू एसाइल कोएंजाइम है ना, जो दोबारा साइकिल प्रोसीड करेगा, सेकंड बीटा ऑक्सीडेशन की साइकिल प्रोसीड करेगा, उसमें 2 कार्बन यूनिट कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस एसाइल कोएंजाइम में जो साइकिल स्टार्ट की थी, अगर इसमें 16 कार्बन थे, तो जो फर्स्ट साइकिल चली है, जो एसाइल कोएंजाइम निकला और इस एसाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन यूनिट होते हैं, तो इसका मतलब इस एसाइल कोएंजाइम में 14 कार्बन है। पहले क्या थे, 16 थे, एक एसाइल कोएंजाइम जब गया तो अब इसमें 14 हो गए, और ये जब दोबारा आएगा 14 यहाँ पे होंगे ना, तो फिर जब दोबारा करेगा फिर 2 जाएंगे, फिर 12 बच जाएंगे, फिर ये करेगा, फिर ये क्या 10 बन जाएंगे। तो जब तक इसकी पूरे कार्बन ख़त्म ना हो जाएगी ऑक्सीडेशन चलती रहेगी और एसाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में जाता जाएगा, ATP फॉर्मेशन, एनर्जी प्रोडक्शन होती जाएगी। ठीक है, सो ये यही बता रहे हैं। अच्छा, तो अब हमने क्या पढ़ा कि द न्यू एसाइल कोएंजाइम कंटेनिंग 2 कार्बन
लेस देन द ओरिजिनल, ठीक है। बीटा ऑक्सीजन साइज द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द फैटी एसिड इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, जब तक फैटी एसिड कम्प्लीटली उसकी जो कार्बन चेन है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो जाती, ये बीटा ऑक्सीडेशन चलती रहेगी, ठीक है। तो हमने बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर भी काफ़ी डिटेल में बात कर ली है। अब मैं आपको अगर ओवरऑल रिएक्शन बताऊँ फॉर ईच साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, मतलब हर साइकिल, ईच साइकिल अगर मैं बताऊँ तो खुद बताएं, मैंने बहुत अच्छा समझाया, अब हमें खुद बताएं। देखिए एसाइल कोएंजाइम ए था, मतलब ये डिपेंड करता है कंपाउंड पर कि भाई वो कितना जो है कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, ठीक है। एसाइल कोएंजाइम ए एफ ए डी आपने दिया था ना, NAD भी रिएक्शन में आपने दिया था, और आपने एडिशन भी की थी वाटर की, हाइड्रेशन जब हुई थी, ठीक है। कोएंजाइम ए भी आपने दिया था लास्ट रिएक्शन में, फाइनल रिएक्शन में। तो आपने वाटर भी रिएक्शन में आपको मतलब रिएक्शन बीटा ऑक्सीडेशन को स्टार्ट करने के लिए किस किस की नीड थी? एसाइल कोएंजाइम ए की नीड थी, FAD की नीड थी, क्योंकि FAD डिपेंडेंट था ना। फर्स्ट एंजाइम जो था क्या था, वो फर्स्ट एंजाइम एसाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और फिर NAD डिपेंडेंट था एक, ठीक है, वो क्या था, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम डीहाइड्रोजिनेज था, ठीक है। और वाटर की एडिशन हुई, ये सब आपको नीड थी। और आपको फिर मिला क्या, जब रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट में क्या हुआ, जो एसाइल कोएंजाइम था ना, फॉर एग्जाम्पल पहले 16 कार्बन थे इसके पास, तो 2 कम हो जाएंगे, जितने भी कार्बन थे एसाइल जो कंपाउंड के एसाइल कोएंजाइम के पास, उसमें 2 कम होते जाएंगे, देखिए -2 लिखा हुआ है। और एसाइल कोएंजाइम ए मिलेगा, क्यों 2 कम हो जाएंगे, क्योंकि एसाइल कोएंजाइम ए जो निकला है वो 2 कार्बन कंटेनिंग है, ठीक है। और FAD से FADH2 बन गया, और ये ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके 2 ATP देगा, और NAD जो है वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में 3 ATP देगा। तो ये है सारा रिएक्शन। अच्छा, द स्कीम ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिस्कस अबव कॉरस्पॉन्ड टू सैचुरेटेड नॉन डबल बॉन्ड। अच्छा, ये जो स्कीम मैंने डिस्कस की है, तो ये आपने क्या देखा, मैंने सैचुरेटेड के लिए डिस्कस की है, ठीक है। मतलब ऐसे फैटी एसिड जो कि सैचुरेटेड है, जिसमें कोई डबल बॉन्ड ना हो, ये जो अभी मैंने पूरा डिटेल में किया है ना, ये उनके लिए। एंड इवन कार्बन है, और क्या हो, इवन कार्बन फैटी एसिड हो, जैसे मैंने पाल्मेटिक की एग्जाम्पल दी ना, पाल्मेटिक एंजाइम जिसमें 16 कार्बन थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसकी ले लें एग्जाम्पल की, 16 कार्बन थे तो ये 14 हो जाएंगे, क्योंकि 2 तो इसके साथ निकल गए। फिर जब सेकंड साइकिल चलेगी तो फिर ये क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। थर्ड चलेगी तो 10 हो जाएंगे। तो इस तरह से ही कम होते जाएंगे। तो ये इवन कार्बन फैटी एसिड और सैचुरेटेड के लिए मैंने ये पूरी साइकिल बताई। दिस अकर मोस्ट प्रिडोमिनेटली इन बायोलॉजिकल सिस्टम, और यही बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रीडोमिनेटली होती रहती है। अब अगर मैं आपको बताऊँ, मतलब अगर मैं आपको पाल्मेटॉयल कोएंजाइम ए का बताऊँ कि द समरी ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन पाल्मेटॉयल कोएंजाइम इज शोन बिलो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखें ये जो है, इसमें ये वही मैंने आप पाल्मेटिक एसिड की एग्जांपल बता रही हूँ। देखिए पाल्मेटिक एसिड पूरे रिएक्शन इसी तरह से लिखे जाएंगे, यही होगा, क्योंकि वो भी इवन कार्बन है और सैचुरेटेड है। बस इसमें अब ये जो मैंने रिएक्शन बताया है ना, अब इसको मैं आपको किसके रेफरेंस से बता रही हूँ, पाल्मेटिक एसिड के रेफरेंस से बता रही हूँ, ठीक है। देखें पाल्मेटोल कोएंजाइम ए था, ठीक है। अब पाल्मेटोल से आपको समझ आ रहा है कि पाल्मेटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें 16 कार्बन है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइकिल कितनी बार चलनी है। 7 टाइम चलेगी ना साइकिल, जब भी उसके सारे कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो पाएंगे पाल्मेटोल कोएंजाइम ए के। और 7 टाइम जब चलनी है तो इसमें 7 FAD की नीड होगी, 7 NAD की भी नीड होगी, और 7 H2O की भी नीड होगी, और 7 ही कोएंजाइम ए की नीड होगी। यहाँ पे एक था ना, क्योंकि ये N पे डिपेंडेंट था। अब यहाँ पे N की जगह आप जब 16 लगा देंगे तो आप खुद सोचिए 16 कार्बन है, तो ये साइकिल कितनी बार चलेगी, 7 बार चलेगी। तो 7 कोएंजाइम, 7 FAD, 7 NAD, 7 H2O, और बदले में मिलेगा क्या, 8 एसिटाइल कोएंजाइम में मिलेंगे, ठीक है। और 7 FADH2 मिलेंगे, 7 NAD मिलेंगे, और 7 हाइड्रोजन। अच्छा 8 एसिटाइल कोएंजाइम क्यों मिल रहे हैं, ये आपको कुछ समझ आ रहा है? क्योंकि जो लास्ट होगा ना, जो लास्ट बीटा ऑक्सीडेशन का साइकिल, जो लास्ट बीटा ऑक्सीडेशन की साइकिल होगी ना, उसमें आपको 2 एसिटाइल कोएंजाइम में मिलेंगे। जब आपको लास्ट वाले 7 साइकिल में जो है 2 एसिटाइल कोएंजाइम मिलेंगे, तो 6 और 2 क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे ना। तो इस वजह से आपको याद रखना है कि पाल्मेटोल कोएंजाइम अंडरगो 7 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन टू यील्ड 8 एसिटाइल कोएंजाइम, और 8 एसिटाइल कोएंजाइम के इंटरसेट्रिक एसिड साइकिल में जाएंगे और गेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, ठीक है। और मैंने ये बताया कि 8 एसिटाइल कोएंजाइम क्यों, देखो 7 साइकिल चली है ना, 7 साइकिल। अब इसकी जो 7th लास्ट साइकिल होगी ना, उसमें आपको 2 एसिटाइल कोएंजाइम में मिलेंगे,
ठीक है। और बाकी में सब में किस आपको कितने मिल रहे हैं, एक एक, तो मतलब 6 आपको पहले मिले थे और 2 अब आपको मिले, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए ना, 8 एसिटाइल कोएंजाइम है। ठीक है। सो ये मैंने आपको इसको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। अब ये एनर्जेटिक और बीटा ऑक्सीडेशन भी देख लेते हैं हम। ठीक है। तो एनर्जेटिक और बीटा ऑक्सीजन, द अल्टीमेट एम ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इज टू जनरेट एनर्जी। ये जो फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है यार, अभी मैंने आपको इतना डिटेल में समझाया, आपको हर स्टेप पे एनर्जी मिल रही है। ठीक है। मतलब बीटा ऑक्सीडेशन में ही आपको 5 ATP मिल गए, 2 ATP FAD से, NAD से आपको 3 ATP, टोटल 5 ATP ईच साइकिल में। और फिर आपको ये एसिटाइल कोएंजाइम में जब अंदर जा रहा है, मतलब सिट्रिक एसिड साइकिल में जा रहा है, तो एक एसिटाइल कोएंजाइम में से 12 ATP मिलते हैं। तो खुद सोचो, एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन हो रही है। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इज टू जनरेट एनर्जी, द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मेटिक एसिड। अब हम पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन को रेफरेंस मानते हुए अब मैं आपको एनर्जी बताती हूँ कि कितनी एनर्जी इससे प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, अजान के बाद। ठीक है। तो ये अब मैं आपको रेफरेंस जो दे रही हूँ वो मैं पाल्मेटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन है। ठीक है। तो उसका रेफरेंस देख के मैं आपको ये चार्ट जो यहाँ पे दिखाया हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपको बताया पाल्मेटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, तो उसके लिए बीटा ऑक्सीडेशन के 7 साइकिल चलती है। ठीक है। तो बीटा ऑक्सीडेशन 7 साइकिल यहाँ पे मेंशन है। तो जब 7 साइकिल चलेगी तो 7 FADH2 भी की नीड होगी। ठीक है। और क्या होगा, 7 FADH2 होगा। ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके 2 ATP देगा। इस तरह से 7 ADH होंगे और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में 3 ATP देंगे। ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था ना कि हर साइकिल में एक FAD और एक NAD प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। तो 7 साइकिल चल रही है पाल्मेटिक एसिड के लिए, क्योंकि 16 कार्बन है तो उसके लिए 7 साइकिल चलेगी। तो 1 को जब 7 से करेंगे तो 7 FADH2 7 NAD। ठीक है। और एक FADH से 2 ATP मिलते हैं और एक NAD से 3 ATP मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, तो खुद सोचें, एक 7 FAD से 2 ATP मिल रहे हैं, तो 7 2 द 14, मतलब 7 FAD से आपको 14 ATP मिल रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम उसके 2 ATP जो है, अगर मतलब ये PO की जो वो है ना, एक ये भी कहते हैं कि जो रेड में जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये रेड में जो आप कह रहे हैं कि ये क्या है, क्योंकि हम ये भी तस्वुर कर सकते हैं कि FAD जो है मतलब ये 1.5 ATP देता है। 1.5 क्या होता है, 2 ही होता है ना। तो हम 2 ATP की 2 ATP के रेफरेंस से जो बात कर रहे हैं वो ये ब्लैक में है, और जो रेड है वो 1.5 ATP को लेके बता रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपको ब्लैक के रेफरेंस से बता दूँ, दोनों ही सेम ही है। ठीक है। अच्छा, मतलब 1.5 से जब आप 1.5 को 7 से करेंगे तो 10.5 आएगा, और अगर आप 2 को करेंगे तो 14 आएगा। ठीक है। ये ओल्ड और न्यू के मुताबिक है। अच्छा, और 7 NAD से 3 बनते हैं, सो 7 3 ज़ा 21। लेकिन अगर हम दूसरे सिस्टम के मुताबिक करें कि 7 NAD जो है वो 2.5 देता है, तो 2.5 को जब 7 से करेंगे तो 17.5। ठीक है। तो ये आपको दोनों सिस्टम के थ्रू बताया हुआ है। ठीक है। अच्छा, फ्रॉम 8 एसिटाइल कोएंजाइम, हर एसिटाइल कोएंजाइम 12 ATP देता है सिट्रिक एसिड साइकिल में जाके, यही बताया था ना। तो 8 है, तो 8 को 12 से करेंगे तो 96 आएगा। ठीक है, यही होगा ना। अच्छा, उसके बाद क्या है, अब इन सबको आप प्लस करें, 14 21 96, टोटल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ पाल्मेटल कोएंजाइम 131 आ रही है। ठीक है। और इससे 108 आ रही है। ये एनर्जी यूटिलाइज फॉर एक्टिवेशन फॉर्मेशन ऑफ पाल्मेटल कोएंजाइम। अब ये जो है, जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही थी एक्टिवेशन के लिए, वो एक्टिवेशन स्टेप जो था ना साइटोसोल में, जो हम एक्टिवेशन कर रहे थे एसाइल कोएंजाइम में जब कन्वर्ट करते, इस तरह से पाल्मेटिक एसिड को जब पाल्मेटॉल कोएंजाइम में कन्वर्ट करते, तो एक्टिवेशन में कितने ATP यूज़ हो रहे थे, 2 ATP यूज़ हो रहे थे ना, क्योंकि 2 फॉस्फेट निकल रहे थे। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे 2 ATP यूज़ हो रहे हैं, तो -2 आप माइनस करेंगे, क्योंकि 2 ATP तो यूज़ हुए थे। अब 131 में से -2 करेंगे तो 129, मतलब नेट अगर देखें तो 129 है। ठीक है। नेट ईयर फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ पाल्मेटेट, तो ये है। टोटल अगर MCQs में पूछे तो 131 है, लेकिन अगर वो नेट पूछे तो मतलब आपने जो यूज़ की थी एनर्जी उसको माइनस करके आपने नेट बतानी, 129। ठीक है। और ये 106 भी बात है दूसरे सिस्टम के मुताबिक। ठीक है। तो ये यही है पूरा एनर्जेटिक भी मैंने बता दिया, किसको रेफरेंस लेके, पाल्मेटिक एसिड को रेफरेंस लेके। ठीक है। अब नेक्स्ट इसके डिसऑर्डर है। ये मैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके डिसऑर्डर और ये जो ऑक्सीडेशन, ये तो मैंने आपको जो ऑक्सीडेशन पढ़ाई है ये मैंने
इवन और सैचुरेटेड के लिए बताई है। अब ऑड कार्बन में क्या होता है और उसमें अनसैचुरेटेड में क्या थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी सेम ही होता है, ठीक है। इतना परेशानी सब मैं ऊपर से बताऊंगी, जो इंपॉर्टेंट लाइंस है ना जिसमें आपको वही बताऊंगी, ये मैं पूरा आपको नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह कवर करवा दूंगी 10 मिनट की वीडियो, जिसमें हम डिसऑर्डर ये ऊपर से देख लेंगे। और कीटोन बॉडीज़ कीटोजेनेसिस की मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड की है, ग्रुप में भी अभी शेयर कर दी है मैंने, ठीक है। इंशाल्लाह फिर इसके बाद हम बायोसिंथेसिस पे जाएंगे फैटी एसिड की, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, और फिर कोलेस्ट्रॉल। फिर बस यही 4 ही आपके ऑब्जेक्टिव जो थे ना यूनिवर्सिटी के, उसमें यही 4 मेटाबॉलिज्म है। और ये जो है ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद में जो है हो सकता है लाइव सेशन हम रखें, ऑब्जेक्टिव उसमें डिस्कस करें, क्योंकि मैं आप लोगों से पूछूंगी, आप लोगों ने अगर लेक्चर देखे होंगे ये वाले तो आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है डिसऑर्डर देखेंगे, और जो रिमेनिंग है इसको ऊपर से देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप कि आपको समझ आ गया। अगर आपको समझ आ गया तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कब से बैठी हूँ और मैंने जो है यहाँ पे जो है मतलब ताकि आपको वॉइस क्लियर आ सके, मैंने फ़ैन भी हद तक के ऑफ़ किया हुआ है, और मुझे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप सपोर्ट दिखाया करें, ताकि मैं और मज़ीद बनाया करूँ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।